जो हमें पता है कि विश्व के किसी भी देश को हमारी तरफ से उपयुक्त जवाब देंगे। पूरी थई छे सौनी आस, सुख शांति नो श्वास छे, समृद्धि सौनी पास, दरेक गुजराती नो छे एक ज आवाज। ऊंचू विकास, ऊंचू गुजरात, मोदी जी नु स्वप्न करे छे जन जन रही साकार। ऊंचू विकास, ऊंचू खुशी हो रही है। अगर 2 लाइन में कहना चाहूं तो कोई भी और किसी भी देश का विदेश मंत्री हो तो हमें पता है कि लाखों विनतियां हम करें, अगर पत्र लिखें तो भी उन तक ये बात नहीं पहुंचेंगी। ये हमारे साथ एक हमारी ऐसी महिला विदेश मंत्री है जो ट्विटर के 140 कैरेक्टर में हमारे मन की बात समझ भी जाती है और सुलझा भी देती है, मैडम सुषमा स्वराज। उनके साथ ही हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी, जिन्होंने गुजरात के विकास को वेग देने में एक नया अपना सहकार दिया है, और उन्हीं के साथ है हमारी भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री आनंदीबेन, जो खुद अपने आप में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के समान है। खूब जबरदस्त तालियों के साथ, ताड़ीओ अटके नहीं, आपणे पोतानुं अડીખમપણું बताववानुं छे, एवुं जबरदस्त स्वागत करो एमनुं। અને હવે અડીખમ ગુજરાત, જેના માટે આપણે બધા અહીંયા એકઠા થયા છીએ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा हो वहां देवताओं का वास होता है। स्त्री शक्ति का सम्मान हमारी संस्कृति की पहचान रही है। इस देश की नारियों ने सदा ही राष्ट्र को गरिमा दिलाई है और महिमा मंडित किया है। आज हमारे बीच में आप जैसी कई महिलाएं हैं जो समाज के विभिन्न तबक्के, विभिन्न परिवेश से आई हैं। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मैनेजर, कोई एक स्टूडेंट, तो एक गृहिणी है, पर सबकी संवेदना, सबकी भावना एक है। और आज हमारे लिए गौरवपूर्ण अवसर है कि पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाने वाली हम सबकी प्रिय श्रीमती सुषमा जी आज हमारे साथ सीधे संवाद के लिए उपस्थित है। भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति को जो सम्मान दिया है वह शायद ही किसी पक्ष ने दिया हो। हमारे लिए गौरव की बात है कि देश के कैबिनेट से लेकर ग्राम पंचायत तक कई अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महिलाओं के हाथ में है। कैबिनेट से लेकर किचन तक हर एक महिला सम्मान और विकास की तरफ आगे बढ़े, उन्हें समान तक मिले, यही हमारा प्रयास है। और आज नारीत्व के सम्मान का पर्व है ये महिला टाउन हॉल संवाद। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के साथ युवा टाउन हॉल में पूरे गुजरात के युवाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनसे प्रदेश के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। गुजरात की जनता से इस सीधे संवाद की हमारी इस प्रथा को आगे बढ़ाते हुए इस महिला टाउन हॉल का आयोजन किया जा रहा है। और अડીખમ गुजरात महिला टाउन हॉल के जरिए भाजपा गुजरात के निरंतर विकास में महिलाओं की, आप सबकी भागीदारी को बहुत प्रणाम करती है और विमेन एम्पावरमेंट को सलाम करती है। महिला टाउन हॉल संवाद के लिए पिछले 2 हफ्तों में गुजरात की 1 लाख से भी अधिक महिलाओं ने मिस्ड कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और वेबसाइट, इन सब अડીખમ गुजरात के माध्यमों से अपने कई सवाल भेजे हैं। आज भी हमारे साथ अहमदाबाद में यहाँ उपस्थित महिलाओं के अलावा गुजरात के 32 अलग अलग स्थानों से डीटीएच और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाखों महिलाएं सुषमा जी से सीधा संवाद करेंगी। तो आइए पहले गुजरात की इन महिलाओं को आप सबको समर्पित एक वीडियो देखते हैं। भारत देशनी आंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि बदलना, संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने पछाड़ना, हजारों नागरिकों ने घरे पाछा लावना, देशनी दरेक महिला ने जेमना पर गर्व थाय तेवा अડીખમ आगेवान, देशना विदेश प्रधान श्रीमती सुषमा स्वराज
ગુજરાતની મહિલાઓ સાથે કરશે ટાઉન હોલ સંવાદ. ગુજરાતમાં થયેલા મહિલા ઉત્કર્ષની કરશે વાત, જેનો સાક્ષી છે ગુજરાતનો ઇતિહાસ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીએ હંમેશા મહિલા સશક્તિકરણ પર આપ્યો છે ભાર. કન્યા કેળવણી અને વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડથી દીકરીઓના શિક્ષણને આપ્યું પ્રોત્સાહન. બેટી બચાવો, બેટી પઢાઓ અને સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાઓથી દીકરીઓને આપ્યું સન્માન. ઉજ્જવલા યોજનાથી આપી ધુમાડાવાળા ચૂલાથી મુક્તિ. ગુજરાતમાં મહિલાઓ દરેક ક્ષેત્રમાં હંમેશા આગેવાન રહી છે. આજે સૌથી વધારે ભાજપના મહિલા ધારાસભ્યો અને સાંસદ સભ્યોનો શ્રેય ગુજરાતને છે. પોલીસ સહિત તમામ ભરતીઓમાં 33% મહિલા અનામત આપી છે. સ્થાનિક સ્વરાજમાં 50% મહિલા અનામત સાથે પુરુષો સાથે ખભો મિલાવતી થઈ છે. મહિલાઓને પાણી સમિતિઓ દ્વારા પાણીના આયોજનનું દેશને ઉત્તમ ઉદાહરણ આપ્યું છે. આજે પશુપાલનમાં રાજ્યની 73% મહિલાઓ જોડાયેલી છે, જેમને દૂધ ઉત્પાદનમાં અને ડેરી ક્ષેત્રમાં ગુજરાતને દેશમાં આગળ પહોંચાડીને ગૌરવ અપાવ્યું છે. જ્યારે 2.52 લાખ સખી મંડળોએ સહકાર અને હુનરના સમન્વયનો કમાલ કરી બતાવ્યો છે. ભાજપ સરકારે મહિલા ઉત્કર્ષ માટે અનેક યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો કર્યા. મહિલાઓ માટે જેન્ડર બજેટ શરૂ કર્યું. મેડિકલમાં ભણતી દીકરીઓની ફી સરકાર ભોગવે છે. આજે દેશમાં મહિલાઓ માટે સૌથી સુરક્ષિત રાજ્ય ગુજરાત છે. નારી અદાલતો અને અભયમ 181 હેલ્પલાઇનથી મહિલાઓની સુરક્ષા વધુ સુનિશ્ચિત કરી છે. ભાજપ સરકારે 20 ખાસ મહિલા ITI અને 44 ખાસ મહિલા શાખાઓ શરૂ કરી. વર્કિંગ વુમન માટે મટર્નિટી એક્ટમાં સુધારો કરીને મહિલા સશક્તિકરણનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. અહીં કન્યા કેળવણી એક ઉત્સવ છે, દીકરીને ભણાવવાનો. આવા અનેક વિષયો પર ગુજરાતી મહિલાઓના ગૌરવની વાતો કરશે. આપશે પ્રશ્નોનો સીધો જવાબ. તમારા પ્રશ્નો સીધા શ્રીમતી સુષ્મા સ્વરાજને પહોંચાડવા માટે 7878182182 પર મિસ્ડ કોલ કરો, જેમાં રાજ્યના ખૂણે ખૂણેથી 1 લાખ મહિલાઓ જોડાશે સંવાદમાં. 14 ઓક્ટોબરે યોજાશે મહિલા ટાઉન હોલ. એક રાજ્ય 1 લાખ મહિલાઓ. આ અભૂતપૂર્વ કાર્યક્રમનો ભાગ બનીએ અને ઇતિહાસ રચીએ અને દુનિયાને દેખાડી દઈએ. હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત. અમદાવાદ અને બીજા આવા 32 લોકેશન્સ, 1 લાખથી વધારે મહિલાઓ જે તમારી જેમ અત્યારે સીટના ખૂણે આતુરતાપૂર્વક વાત કરવા માટે, આ સીધો સંવાદ સાંભળવા માટે આપણી સાથે ઉત્સુક છે. આપણે એમની સાથે જોડાઈએ એ પહેલા હવે હું ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને પૂર્વવત જોશભેર આગળ ધપાવનાર આપણા લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને સંબોધિત કરવા આમંત્રિત કરું છું. ખૂબ બધી તાળીઓથી એમનું સ્વાગત કરો શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી. ભારતના વિદેશ મંત્રી, સમગ્ર ભારતની મહિલાઓના નેતા અને અનેક વર્ષો સુધી દેશના જાહેર જીવનમાં જેમનું યોગદાન છે એવા ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ વિદેશ મંત્રી આદરણીય સુષ્માજી, ગુજરાતના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી અમારા સૌના વડીલ આદરણીય આનંદીબેન અને ગુજરાતના તમામ વિસ્તારોમાં આજે એકત્રિત થયેલ નારી શક્તિ, મારી વાલી બહેનો, ગુજરાત આદરણીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીના કર્તૃત્વ અને એમના નેતૃત્વને કારણે છેલ્લા 15 વર્ષમાં અનેક સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી છે. સાર્વંગિક વિકાસ, તમામ વર્ગોનો વિકાસ, જેન્ડર બજેટ અને ખાસ કરીને નરેન્દ્રભાઈએ શરૂ કરેલ મહિલા સશસ્ત્રીકરણ, એને આજે ગુજરાતે આગળ ધપાવ્યું છે. જ્યાં રાષ્ટ્ર, રાજ્ય, સંસ્કૃતિ, કુટુંબ, નારીનું સન્માન નથી, એ કદી વિકાસ ન કરી શકે. આ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને
ગુજરાત સરકારે નારી સન્માન, નારી સલામતી, નારી સ્વાવલંબી બને, નારીનું સશસ્ત્રીકરણ થાય એ દિશામાં આપણે આગળ વધ્યા છીએ. હમણાં વિડીયોમાં આપણે જોયું કે ગુજરાતમાં 50% લોકલ સેલ્ફ ગવર્નમેન્ટ, એમાં 50% બહેનો માટે રિઝર્વેશન. મ્યુનિસિપાલિટી, જિલ્લા પંચાયત, કોર્પોરેશન દીકરી રાજ કરે એ ભાવનાથી 50% રિઝર્વેશન આપ્યું છે. પોલીસમાં 33% રિઝર્વેશન. અફસર બીટિયા બેનો દંડો હાથમાં લઈને કાયદો વ્યવસ્થા સંભાળે. ગુજરાતમાં બેટી બચાવથી માંડીને શિક્ષણમાં, મેડિકલ કોલેજમાં તમામ દીકરીઓ મફત શિક્ષણ રાજ્ય સરકારના નિર્ણય છે. બહેનોને તકલીફ ન પડે એટલા માટે આનંદીબેન મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી મફત કેન્સરની સારવાર, કેન્સરની તપાસણી એના કાર્યક્રમો કર્યા. બહેનો માટે સતત ચિંતા. અને આ વખતના ગુજરાતના બજેટમાં 56,000 કરોડ રૂપિયા મહિલાના શિક્ષણ માટે, મહિલાના વ્યવસાય માટે, સ્વાવલંબી માટે, મહિલાઓના સશસ્ત્રીકરણ માટે કર્યા છે. હું બે જ વાત કરીશ. એક, મહિલાઓ માટે અલગ જીઆઈડીસી, બહેનો ઉદ્યોગપતિ બને, બીજાને નોકરીઓ આપે. જોબ ગીવર નહીં, જોબ સીકર નહીં, જોબ ગીવર બને, બહેનો બીજાને નોકરી આપે. અને એવી જ રીતે ગાર્મેન્ટ પોલિસીમાં બહેનો મેક્સિમમ કારીગર હોય છે. અને ગુજરાત કપાસનું ઉત્પાદન કરે છે. ફાર્મ ટુ ફાઈબર, ફાઈબર ટુ ફેશન, ફેશન ટુ ફોરેન. અને ગુજરાતમાંથી કપાસ એ બને, કાપડ એ બને, અને ગુજરાતમાંથી ગાર્મેન્ટ બનીને એક્સપોર્ટ થાય. એના માટે પોલિસી જાહેર કરી છે. જે કંપનીઓ બહેનોને નોકરી આપશે એ કંપનીના પગારથી વધારાના 4,000 રૂપિયા આ ગુજરાતની સરકાર બહેનો માટે આપશે, જેથી બહેનોને વધુ નોકરી મળે. બહેનો માટે હમણાં રોજગાર મેળા રાખ્યા હતા. 25,000થી વધુ બહેનોને એક દિવસમાં જ પ્લેસમેન્ટ ઓર્ડર આપ્યા છે. દૂધની મંડળીઓ, પશુપાલન, ગામડાની બહેનો વ્યવસાય કરતી થાય, આદિવાસી બહેનો સ્વાવલંબી બને. આ દિશામાં પણ વિશેષ પ્રયત્નો કર્યા છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી બહેનોની સાથે સીધી સંવાદ કરે. અને એટલા માટે આદરણીય સુષ્માજી આપણી વચ્ચે આવ્યા છે. હું આશા રાખું છું કે સમગ્ર ગુજરાતની માતૃશક્તિ, નારી શક્તિ આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના સીધા સંવાદના કાર્યક્રમથી આ ગુજરાતના વિકાસને ઝંઝાવતી, વેગીલો, જોશીલો બનાવવા આ બહેનોની શક્તિ સાથે જોડાય અને ગુજરાતની નારી એ આગળ આવે અને ગુજરાતની નારી આ ગુજરાતના ગૌરવ અને વિકાસ યાત્રાને ખૂબ આગળ વધારે તેવી મને આશા છે. આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત બધી બહેનોને દિવાળી આવી રહી છે ત્યારે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. और अब उनको मैं स्टेज पे बुलाने का निवेदन करने वाली हूँ, जिनका नाम सुनते ही, जिनका यहाँ पे आगमन होते ही आपके चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई है और आप सब अपनी सीट के एजिस तक आ गए हैं. हमारे माननीय विदेश मंत्री श्री सुषमा स्वराज, जबरदस्त तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए. अडिग गुजरात की अडिग बहनों को मेरा स्नेहपूर्वक नमस्कार.
आदरणीय आनंदीबेन, स्नेही भाई विजय रूपाणी और इस कार्यक्रम के आयोजकगण, मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इस अनोखे आयोजन के लिए मुझे याद किया। मेरा सौभाग्य है कि विजयदशमी और दीपावली के पर्व के बीच और गुजरात के चुनाव से पूर्व मुझे लाखों लाख गुजराती बहनों से बातचीत करने का एक मौका मिल रहा है। भारत को पर्वों का, त्योहारों का देश माना जाता है। कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि वर्ष में 365 दिन होते हैं, मगर भारत में 366 त्योहार होते हैं। पर मैं ऐसा मानती हूं कि भारत चूंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्योहार, सबसे बड़ा पर्व चुनाव का पर्व होता है। और जब हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था ली थी तो हम कैसे चुनाव कर पाएंगे, इस पर बहुत आशंकाएं व्यक्त की गई थी। वो अंग्रेज जो हमें छोड़कर जा रहे थे, वो तो यहाँ तक कह गए थे कि शासन करना आएगा नहीं, लोकतंत्र बना रहे हैं, वापस हम ही को बुलाएंगे। लेकिन आज कह सकती हूँ, आज़ादी के 70 वर्ष बाद उन्हीं अनपढ़ और गरीब लोगों पर जिन पर आपने उंगली उठाई थी, उन्होंने ये साबित कर दिया कि 70 वर्ष में हिंदुस्तान में सत्ता का बदलाव केवल और केवल मतदान से हुआ। कभी गोली से नहीं हुआ, कभी बुलेट से नहीं, कभी मिलिट्री कू से नहीं हुआ। और कितनी पद्धतियां बदली, लेकिन सारी पद्धतियां उन्होंने अपनाई और अपनी परिपक्वता का प्रदर्शन करते हुए अपने मन की सरकार वो लेकर आए। एक और परिपक्वता आई है। शुरू में महिला अपने चुनाव का निर्णय स्वयं नहीं करती थी, वो अपने पति से पूछती थी, या पूछने से पहले पति बता देता था, अपने को फला पार्टी को वोट डालना है, उस सिंबल पर मुहर लगाना, बाद में कहने लगा बटन दबाना। लेकिन आज महिला इतनी परिपक्व हो गई है कि वो अपना निर्णय स्वयं लेती है। मेरे हित की बात कौन कर रहा है, हमारे देश के लिए कौन सी सरकार अच्छी है, हमारे प्रदेश के लिए किस पार्टी की सरकार अच्छी है, ये निर्णय वो स्वयं करती है। और वो निर्णय आप सोच समझ कर सकें, इसीलिए आपके सामने हाजिर हुई हूँ। बहुत जिज्ञासाएं हैं आपके मन में, कुछ आशंकाएं भी हैं और कुछ प्रश्न भी। आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए, आपकी आशंकाओं का निवारण करने के लिए और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके बीच उपस्थित हुई हूँ। कुछ सभागार में बैठी हैं, कुछ अलग अलग 42 केंद्रों से जुड़ी हैं, कुछ फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से देख रही हैं, कुछ लाइव टेलीकास्ट पर देख रही हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न लूँ, मैं कुछ बातें अपनी ओर से कहना चाहूँगी। एक महिला होने के नाते महिला समस्याओं का मैंने बहुत बार विश्लेषण किया और अंत में ये पाया कि सारी समस्याओं को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, केवल 3 कैटेगरीज में। एक है सुरक्षा, दूसरी है स्वावलंबन और तीसरी श्रेणी है सशक्तिकरण। इन तीनों के नीचे अनेक मुद्दे हैं, लेकिन अगर सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण, इन तीनों का समाधान कर दिया जाए तो महिला के सामने कोई समस्या बचेगी ही नहीं। सबसे पहले मैं सुरक्षा को लेती हूं। सुरक्षा के नीचे क्या मुद्दे हैं? सबसे पहला मुद्दा है उसके अपने जन्म लेने की सुरक्षा का। जब वो गर्भ में आती है कन्या, तो अनिश्चितता से घिरी होती है कि क्या जन्म लेकर वो धरती का मुंह देख पाएगी या अजन्मी ही मां के गर्भ में मार दी जाएगी। इतनी बड़ी असुरक्षा मां के मन में भी होती है कि अगर मेरे गर्भ में बेटी आ गई है तो कहीं लिंग जांच के बाद मुझे गर्भपात करने का निर्देश तो नहीं दे दिया जाएगा। और मैं हैरान होती हूं, यह उस देश में हो रहा है
जो देश वर्ष में 2 बार नवरात्र मनाता है, अभी चंद दिन पहले नवरात्र समाप्त हुआ है, और नवरात्र का समापन हम कन्या पूजन से करते हैं। बिना कन्या पूजन के नवरात्र की समाप्ति नहीं होती। वो क्या करते हैं कन्या पूजन के दिन? पास पड़ोस में जाकर कन्याओं का आह्वान करते हैं हाथ जोड़कर, आप हमारे घर आना। अपने घर की दहलीज पार करने से पहले उनके चरण धोते हैं, उन्हें पंगत में बैठाकर तिलक और अक्षत से उनके माथे पर तिलक लगाते हैं। उसके बाद उन्हें हलवा पूरी दक्षिणा देते हैं और बैठाकर स्तुति करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और फिर उससे आशीर्वाद मांगते हुए उसे विदा करते हैं। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि अगले ही दिन अगर पता चले कि मेरी बहू के गर्भ में बिटिया आ गई तो कहते हैं गर्भपात करा दो, हमें बेटी नहीं चाहिए। कितने कानून बने, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रिपोर्टिंग की व्यवस्था बनाई, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों। जो लिंग जांच करते हैं, डॉक्टरों ने नए नए जुगाड़ निकाल लिए कि देखो भाई, हम रिपोर्ट तो दे नहीं सकते, पकड़े जाएंगे, लेकिन अगर लड़की हो तो हम कह देंगे जय माता की, आप समझ लेना बेटी है, और अगर लड़का हो तो हम कह देंगे जय राम जी की। गुजरात में शायद जय श्री कृष्णा कह देते होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी, और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, उन्होंने कहा कि यह समस्या ऐसी नहीं है जो कानून से पूरी होगी, इसके लिए एक सामाजिक अभियान चलाने की जरूरत है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक इतना बड़ा अभियान आज पूरे देश में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है। और उसके साथ इस देश की संस्कृति को देखते हुए उन्होंने कहा इसमें धर्माचार्यों को जोड़ो। जब धर्माचार्य प्रवचन देते हुए ये कहेंगे कि बेटी को गर्भ में मारना अपराध नहीं पाप है, तब ये पाप रुकेगा। और देश में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बहुत बड़ा अभियान गुजरात में चल रहा है। तो जो सुरक्षा का पहला बिंदु था, जन्म की असुरक्षा, उस पर एक कड़ा प्रहार, कठोर प्रहार सरकार कर रही है। दूसरा बिंदु है सुरक्षा का घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। उसके लिए भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत योजनाएं बनाई हैं। केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है वन स्टॉप सेंटर, जिसका नाम रखा है सखी। अभी 165 केंद्र खुले हैं जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं जाकर एक ही छत के नीचे हर तरह की सलाह मशवरा और सहायता ले सकती हैं। अगर वो ट्रॉमेटिक हो गई हैं, यानी उन्हें साइकेट्रिक इलाज की ज़रूरत है तो वो मिलेगा, फिजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो मिलेगा, पुलिस की सहायता की ज़रूरत है तो वो मिलेगी, और अगर 2-4 दिन रहना है घर से अलग तो उसका शेल्टर भी मिलेगा। 181 की हेल्पलाइन चली है। चीफ मिनिस्टर गुजरात ने तो 181 को अपने सीएम हाउस से जोड़ दिया है। यानी 181 की लाइन जो शासकीय अधिकारियों तक सीमित रहनी थी, कोई एसएचओ, कोई एसपी, कोई डीसी देखता, लेकिन अब महिला की वो सहायता की गुहार सीधे मुख्यमंत्री सुनते हैं। आनंदीबेन बैठी हैं, एक इतना नया, एक इतनी अभिनव पहल, उन्होंने हर जिले में महिला सुरक्षा समिति बना दी, और महिला सुरक्षा समिति को कितना सशक्त किया, उसको एक कार्ड दे दिया और एसपी को निर्देश दे दिया कि अगर कोई भी महिला उनसे सहायता मांगती है तो आप समिति की बहनों को गाड़ी देंगे, ताकि गाड़ी देकर वो वहां पहुंच सके और उसकी सुरक्षा कर सके। तो घरेलू हिंसा से पीड़ित आज कोई भी महिला उठाकर फ़ोन 181 कर सकती है। जो हमारे केंद्र खुले हैं, यहाँ गुजरात में भी 3 जगह खुले हैं, साबरकांठा, कच्छ और राजकोट, 3 जगह वो सखी नाम के केंद्र खुले हैं। तो घरेलू हिंसा जो दूसरा सुरक्षा का बिंदु था, उसके लिए भी सरकार एक बहुत बड़ा काम कर रही है।
इसी सुरक्षा में नीचे बिंदु आता है बलात्कार और सामूहिक बलात्कार, बाहर सड़क पर होने वाली हिंसा। मुझे खुशी है कि गुजरात में 33 थाने केवल महिलाओं द्वारा संचालित हैं, 33 पुलिस थाने। और यही नहीं, 33% का आरक्षण महिला पुलिस की नौकरियों में कर दिया गया है, ताकि 1/3 महिलाएं पुलिस के अंदर होगी जो उनको ये सुरक्षा प्रदान कर सकेंगी। और आपको एक और बताऊं, एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार ला रही है। वो जो निर्भया कांड हुआ था, उसके एक निर्भया फंड बना था, उसके अंतर्गत ये योजना है जिसका नाम ही है पैनिक बटन दबाओ। आपको एक मोबाइल का एक सिंगल डिजिट का नंबर दिया जाएगा, 5, 8 या 9 कोई भी। बस 3 बार अपने मोबाइल पे आप वो बजाएंगी तो पैनिक बटन दब गया। 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस वहां पहुंचेगी। वहां पुलिस के पास जीपीएस की गाड़ी होगी जिससे वो ये पता चल जाएगा कि ये कौन से टावर से आपने मोबाइल फोन दिया है, और वो वहां पहुंचेगी और पहुंच करके आप लोगों की सुरक्षा करेगी। पैनिक बटन दबाओ योजना, ये एक बिल्कुल नई कल्पना के साथ, जो सड़कों पर हिंसा होती है, बाहर हिंसा होती है, घर के बाहर हिंसा होती है, उसके लिए ये पैनिक बटन योजना हम लोग चला रहे हैं। और इसके साथ ही हमने एक नई चीज़ भी तय की है कि अब जो बेटी पढ़ाओ योजना है, उसमें पढ़ाई के साथ साथ उसको रक्षा कवच भी दिया जाए। जूडो, कराटे, इस तरह की जो ट्रेनिंग है जिनके कारण वो सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा कर सके, ऐसा काम भी करने का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। तो जो सुरक्षा का एक प्रश्न है, उसको बहुत अलग अलग ढंग से हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकार और विशेष तौर पर जो मैंने गुजरात सरकार की कुछ योजनाओं का जिक्र किया, उस सुरक्षा के बिंदु का हम समाधान कर रहे हैं। दूसरी बात मैंने कही थी स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब है अपने पैरों पर खड़ी हो। स्वावलंबन आर्थिक होता है। मुझे बहुत खुशी आपको एक आंकड़ा देते हुए कि प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि गुजरात ज़्यादा गर्व करता है उन पर, करना भी चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद एक नई योजना शुरू की जिसका नाम है मुद्रा योजना। और उन्होंने कहा कि ये स्कीम फंडिंग फॉर अनफंडेड के लिए है, जिसे आज तक कभी कोई ऋण नहीं मिला बैंक से, वो जाए और बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए ऋण ले ले। आपको मालूम है 4 लाख करोड़, 4 लाख नहीं, 4 करोड़ नहीं, 4 लाख करोड़ लगभग है, क्योंकि अगर सही कहूं तो 3,96,000 करोड़, यानी लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का ऋण जो मुद्रा योजना के नीचे दिया गया, उसमें से 76% ऋण केवल महिलाओं को मिला है। लगभग 4 लाख करोड़ यानी 3,96,000 करोड़ का जो ऋण मिला है, उसमें लाभार्थी जो हुई हैं 76% महिलाएं हुई हैं। आर्थिक स्वावलंबन की इतनी बड़ी पहल पहले कभी नहीं हुई। और अभी हम पीछे कक्ष में बैठे थे 10 मिनट के लिए, तो विजय भाई बता रहे थे कि परसों इन्होंने एक फैसला किया है कि गुजरात में बहुत ज़्यादा गारमेंट का काम है, होना भी चाहिए, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि कॉटन पैदा होता है। जब कॉटन पैदा होता है तो यहाँ स्पिनिंग भी होने लगी, धागा भी बनने लगा, तो कपास का उत्पादन हो रहा है, धागा बन रहा है, तो गारमेंट भी बनेंगी। लेकिन उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जो महिलाएं लगी हुई हैं, गारमेंट सेक्टर में काम कर रही हैं, उनका मालिक जो देगा वो तो देगा ही, लेकिन सरकार अपने बजट से 4,000 रुपये महीना हर उस महिला को देगी जो गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रही है। स्वावलंबन का ऐसा इनिशिएटिव तो मैंने कहीं नहीं देखा। सरकार अपने जो काम करती है, फैक्ट्रियों में काम करती है या अपने यहाँ काम करती है, उसको पैसा दे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रही है उसको अपनी ओर से और 4,000 रुपया दे। ये बहुत ही नया इनिशिएटिव है, बहुत ही नई पहल है आर्थिक स्वावलंबन की ओर ले जाने के लिए। और केवल ये नहीं, मैं परसों पढ़ रही थी कि गुजरात में 1480 योजनाएं हैं जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, जिसमें से 653 योजनाएं महिला लक्षी हैं और 142 योजनाएं केवल शुद्ध रूप से 100% लाभ महिलाओं को देने वाली, वो उस आर्थिक स्वावलंबन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। यानी आप अपने पांव पर खड़ी हों। वैसे मैं अगर सच कहूं तो गुजरात की महिला को नमन करती हूं,
क्योंकि पूरे देश में एक ही राज्य है गुजरात जहां की हर महिला उद्यमी होती है, उसकी जीन्स में है, उसके संस्कारों में है। और क्यों है? क्योंकि वो किसी भी काम को छोटा नहीं मानती। काम छोटा हो या बड़ा, अपने घर की उपेक्षा किए बिना घर से ही काम करती है और अपने परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी करती है। ये एक विशिष्टता है गुजरात की महिला की। लेकिन अगर उसे मुद्रा योजना जैसा सब अवलंब मिल जाए, सहारा मिल जाए कि 50,000 रुपए तक भी वो लोन ले सकती है और 10 लाख रुपए तक भी ले सकती है। 3 खंड हैं इसके, शिशु, किशोर, तरुण। मतलब आप छोटे से छोटा लोन भी ले सकती हैं और बड़े से बड़ा 10 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकती हैं। तो जिसमें उद्यमिता स्वयमेव है, ईश्वर प्रदत्त है, अगर उसको मुद्रा योजना का लाभ मिल जाए तो वो कितना बड़ा स्वरोजगारी हो सकती है, कितनी बड़ी स्वावलंबी हो सकती है। और केवल स्वयं के लिए ही नहीं, औरों का सहारा बन सकती है। क्योंकि अगर वो अपना उद्यम ऐसा लगाएगी, लोन लेकर, ऋण लेकर मुद्रा योजना के तहत, तो 4 अन्य महिलाओं को भी काम देगी। तो ये स्वावलंबन की बहुत बड़ी योजना मुद्रा योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। और गुजरात की तरफ से, जैसे मैंने कहा कि 142 योजनाएं शुद्ध रूप से केवल महिलाओं के लिए चलाई जा रही। सशक्तिकरण तीसरा बिंदु था। एक तो जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो केवल हमारे दिमाग में राजनीतिक सशक्तिकरण आता है, नहीं। बहुत ही छोटी छोटी योजनाएं और छोटी छोटी नीतियां महिलाओं को सशक्त करती हैं। आप उज्ज्वला योजना की बात करते हैं। हम लोग आमतौर पर शहरों में बैठने वाली महिलाएं सोचती हैं कि उज्ज्वला का मतलब है किसी के घर में एक मुफ्त का गैस सिलेंडर दे दिया गया। क्या ज़्यादा लाभ हुआ? अपनी रसोई में जल्दी आग जला लेती है। नहीं, केवल इतना लाभ नहीं। उज्ज्वला योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आप पूछेंगे कैसे? ये गैस का सिलेंडर किसके घर में गया? जिसको अपने रसोई का ईंधन जुटाने के लिए आधा दिन खर्च करना पड़ता था। 5-5 मील चलकर जाती थी जंगल में, लकड़ी काटती थी, बीनती थी कटी हुई लकड़ी, गट्ठर बनाकर सिर पर रखकर उतने ही मील वापस आती थी। आने के बाद चूल्हा जलाती थी और वो चूल्हा जो दिन रात उसकी आंख को अंधा करता था। जब आपने गैस का सिलेंडर उसे दे दिया, उसके पास वो आधा दिन खाली हो गया जो वो रसोई का ईंधन जुटाने में लगाती थी। उस समय में वो कुछ भी और काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। धुएं से जो उसकी आंख अंधी होती थी उससे छुटकारा पा सकती है। वो गट्ठर रोज रोज सिर पर लाकर आने पर जो बाल उड़ जाते थे सर के, उनसे छुटकारा पा सकती है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उज्ज्वला योजना एक मील का पत्थर साबित होगी, ये आज मैं भविष्यवाणी करती हूँ। मैंने कहा था छोटी छोटी नीतियां सशक्त कर देती हैं। विदेश मंत्री के नाते मैंने अभी कुछ दिन पहले पासपोर्ट नियमों का सरलीकरण किया। जिस समय सरलीकरण किया था मुझे नहीं मालूम था कि इसके लिए इतनी बधाई मिलेगी, इतनी दुआएं मिलेंगी। लेकिन बाद में पता चला और आज उसको पुष्ट किया मेरी आरपीओ अहमदाबाद ने, वो मेरे साथ थी। जो बात मैं बाकी जगह से सुनती आ रही थी उसको ज़्यादा जोर देकर उन्होंने आज बताया। हमने उसमें एक सरलीकरण किया कि पहले पासपोर्ट लेने के लिए तलाकशुदा महिला को पूर्व पति का नाम भी लिखाना होता था। जब ये सारे नियमों की मैंने समीक्षा की तो कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है? वो व्यक्ति उसकी ज़िंदगी से चला गया, लेकिन आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ उसका नाम जिंदगी भर उसके घाव पूरे देगा। ऐसा काम क्यों करते हो? और हमने तय कर दिया कि वो माता या पिता किसी एक का नाम अपनी चॉइस से लिखवा सकती है, पूर्व पति का नाम देने की जरूरत नहीं। उसके बाद एक दूसरी चीज सामने आई कि अगर मां को कस्टडी मिल जाती है बच्चे की तो माता पिता दोनों का नाम लिखना जरूरी है। यहां से छुट्टी मिली तो वहां जाओ कि बच्चे के उस पे उसके पिता का नाम होना चाहिए। तो हमने कहा जरूरत नहीं, आपको आइडेंटिटी जाननी है ना बच्चे की, माँ से बेहतर आइडेंटिटी कोई नहीं दे सकता। माँ का नाम अकेला काफी है, पिता का नाम लिखने की जरूरत नहीं। आप हैरान होंगी
जब मैंने वो नियम देखे, कितने नियम तो अनावश्यक थे, कितने नियम अप्रासंगिक थे, कितने नियम अव्यावहारिक हो चुके थे और कितने नियम युगानुकूल ही नहीं थे। सिंगल पेरेंट, कहां से लाए वो दूसरे का नाम? बच्ची गोद ले ली, किसी अविवाहित महिला ने गोद ले ली, वो कैसे लिखा है पिता का नाम? ऐसे ऐसे अव्यावहारिक अनाथ बच्चों की जन्म तिथि लाओ। अब अनाथालय में जो बच्चा छोड़ गया कोई, वो कितने बरस का है, कब पैदा हुआ, ये अनाथालय के मुखियों को कहाँ पता? तो इसका मतलब अनाथालय के किसी बच्चे का पासपोर्ट कभी नहीं बनेगा। हमने कहा अनाथालय का मुखिया जो तिथि दे दे उसको मान लो, वो जन्म तिथि उस अनाथ बच्चे के लिए हो। अब ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन आज मेरी आरपीओ बता रही थी कि जब बाद में कुछ तलाकशुदा महिलाएं आईं तो उनकी आंखों में आंसू थे, दुआएं देते हुए कि हमारी तो जिंदगी खराब हो रही थी, इसके कारण हम पासपोर्ट बनवा ही नहीं सकते थे, इतनी पूछताछ होती थी। और होता है हर अधिकारी का अपना, कुछ मनचले अधिकारी 20 तरह से पूछते थे, क्या कारण हुआ, क्यों हुआ डाइवोर्स, कैसे हुआ, फलां ढिमका 10 चीज और उनको बताओ। तो ये छोटी छोटी चीजें, इतने छोटे छोटे नियम, इतने छोटे छोटे बदलाव, लेकिन वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनको सशक्त कर रहे हैं। जहां तक राजनीतिक सशक्तिकरण का सवाल है, उसमें भी हम पीछे नहीं है, बल्कि बहुत आगे हैं। हमारे विरोधी तो बीजेपी को महिला विरोधी कहते थे कि ये पार्टी तो महिला विरोधी है। बहुत प्रचार हुआ है, अपप्रचार, दुष्प्रचार बहुत हुआ है। कई तरह के प्रचारों में ये प्रचार सबसे ऊपर था, ये तो महिला विरोधी पार्टी है। इस महिला विरोधी पार्टी ने 4 महिला मुख्यमंत्री बनाई, 2 तो आपके सामने बैठी। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की, फिर उमा जी बनी, वसुंधरा जी बनी, आनंदीबेन बनी। इस समय भी मोदी जी ने 4 राज्यपाल महिला बनवाई हुई हैं, 4 राज्यपाल। कल ही राज्यपाल सम्मेलन समाप्त हुआ, उसमें 4 महिला राज्यपाल, नजमा हेपतुल्ला हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं, मृदुला सिन्हा हैं और एक और किरण बेदी, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर। 4 महिलाएं जो राज्यपाल हैं। और मैं चौंकाने वाला आंकड़ा दूंगी आपको, पिछली यूपीए सरकार जो 10 साल की रही, कैबिनेट में केवल 2 महिलाएं थी, 2, चंद्रेश कुमारी कटोच और सैलजा, 2। आज मोदी जी की कैबिनेट में 6 महिलाएं हैं, 6 कैबिनेट स्तर की, कैबिनेट स्तर की, कुल मिलाकर 9 हैं, 3 राज्य मंत्री हैं, लेकिन 6 महिलाएं हैं। मैं हूं, उमा भारती हैं, मेनका गांधी हैं, स्मृति ईरानी हैं, हरसिमरत कौर बादल हैं और निर्मला सीतारमण। 6 कैबिनेट की महिलाएं। अनुप्रिया पटेल, कृष्णा राज और साध्वी निरंजन ज्योति राज्य मंत्री हैं। 9 महिलाएं कुल, लेकिन 6 कैबिनेट की महिलाएं। और उससे भी बड़ी बात बताना चाहती हूं, कैबिनेट में सबसे बड़ी और प्रभावी महत्वपूर्ण कमेटी होती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CCS कहते हैं। आज़ादी के बाद से आज तक, यानी हमारी सरकार आने तक, मई 14 तक, कभी कोई महिला CCS की मेंबर नहीं रही। किसी को इस योग्य नहीं समझा, क्योंकि केवल 4 मंत्री होते हैं उसमें। कौन कौन? गृह मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये 4 मंत्रियों की एक कमेटी होती है CCS। इन चारों में से यह विभाग कभी किसी महिला को दिया ही नहीं गया, तो CCS की मेंबर कैसे बनती? पहली बार मई 2014 में मोदी जी ने मुझे विदेश मंत्री बनाकर CCS का मेंबर बनाया, और अब तो 50% हो गया है। जब से निर्मला जी रक्षा मंत्री बनी है तो CCS में से 4 में से 2 पुरुष और 2 महिलाएं। CCS में 2 महिलाएं, कभी कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कल्पना नहीं कर सकती इस चीज की। तो जहां तक राजनीतिक सशक्तिकरण का सवाल है, बीजेपी बहुत बहुत आगे है। 6 कैबिनेट मंत्री, 2 मंत्री CCS में, 4 राज्यपाल और अलग अलग समय पर 4 महिला मुख्यमंत्री। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, जो मैंने प्रारंभ में कहा था, आपके प्रश्नों के उत्तर तो मैं दूंगी, लेकिन महिलाओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? ये जो 3 श्रेणियों में उनके मुद्दे हैं, सुरक्षा, स्वावलंबन, सशक्तिकरण,
उनके सारे छोटे से छोटे मुद्दे को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की विशेष तौर पर गुजरात सरकार किस तरह उन समस्याओं का निराकरण कर रही है, किस तरह से उन मुद्दों का समाधान कर रही है। एक प्रारंभिक भूमिका में मैंने ये चीज़ आपके सामने रखी है। आपके प्रश्नों को लेने के लिए मैं हाजिर हूँ। जो भी प्रश्न वहाँ से एंकर मुझे देंगी उसका उत्तर मैं यथासंभव अपनी योग्यता के अनुसार देना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षा, स्वावलंबन और सशक्तिकरण, जैसे कि सुषमा जी ने कहा, इन तीनों बातों को आगे लेकर चलते हुए, इन तीनों बातों को मन में रखते हुए आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ और आप सबके चेहरे देख रही हूँ, मुझे ये पता है कि सबके मन में ये तत्परता है कि कब ये सारे प्रश्न हम सुने, क्योंकि हमें ये पता है कि ट्विटर से लेकर विधानसभा तक सब जगह पे हमारे मंतव्य सुनने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए सुषमा जी हमेशा तत्पर रहती हैं। और इससे पहले किसी भी विदेश मंत्री ने इतना आत्मविश्वास नहीं दिया कि 140 शब्दों में ये हमारी बात समझ जाएंगी, पहुंचाएंगी और सुलझाएंगी भी। हमारे साथ बहुत ही सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप जिन सारे सवाल सुनने वाले हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मिस्ड कॉल, वेबसाइट से पूरे गुजरात भर में, गुजरात के कोने कोने से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने प्रश्न भेजे हैं और वो ये सारे प्रश्न सुनने भी वाले हैं। 32 लोकेशंस आर कनेक्टेड विथ अस, जिसमें से कुछ लोकेशंस हमारे साथ DTH और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, यानी कि हम 2 वे उनके साथ बातचीत कर पाएंगे। मैडम, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है ये यहीं से है। हमारे साथ ऑडियंस में फिलहाल मौजूद है साक्षी शर्मा, जो कुछ पूछना चाहती है। साक्षी शर्मा जहाँ कहीं भी हो, उनको माइक दिया जाए। नमस्ते मैम, मेरा नाम साक्षी शर्मा है और मैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मैम, मेरा आपसे सवाल ये था कि आपने 72वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जो स्पीच दी, उसमें आपने पाकिस्तान को काफ़ी करारा जवाब दिया, जिससे हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने में सफल हुए। दबाव बनाने में सफल होने के बावजूद पाकिस्तान का जो आतंकवाद जो इस देश में स्पॉन्सर होता रहता है कश्मीर में, उस पर अभी तक भी हम कुछ खास लगाम लगाने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो इस मामले में अब तक कोई स्थायी या सख्त कदम क्यों नहीं उठाया गया? साक्षी जी, सबसे पहले तो स्पीच के बारे में जो शब्द आपने कहे उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा ये कहना चाहूँगी कि जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के प्रति शत्रु भाव रखता है तो 2 स्तर पर उससे लड़ा जाता है, एक कूटनीतिक स्तर पर और एक सामरिक स्तर पर। कूटनीतिक स्तर पर आपने स्वयं कहा कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच है। वहाँ पाकिस्तान की करतूतों को सामने रखते हुए उसे आतंकी देश के रूप में प्रस्तुत करने का काम जो हुआ, उससे बड़ी सख्त कार्रवाई कूटनीतिक स्तर पर नहीं हो सकती। और जहाँ तक सामरिक स्तर का ताल्लुक है, शायद आप भूल गई कि जिस समय सरकार को आवश्यकता महसूस हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक करने से भी सरकार नहीं चूकी। तो कूटनीतिक स्तर पर भी और सामरिक स्तर पर भी जो अपेक्षित कार्यवाही पाकिस्तान के खिलाफ की जानी चाहिए थी, वो दोनों बार की गई है। थैंक यू मैम, धन्यवाद। अगला प्रश्न जो हमारे साथ है वो भी हमारे सेंट्रल लोकेशन यहाँ से योगिनी करके एक लेडी है जो पूछना चाहती हैं। योगिनी जहाँ पे भी हो उनको माइक पास किया जाए। Namaste Sushma ji, it's an honor to have this opportunity to be able to ask you this question. हम बात कर रहे हैं women empowerment. आवाज We cannot hear you because of एक some बार ले technical लीजिए, problem. माइक ले लीजिए फिर बोलिए।
Namaste, Sushma ji. It's an honor to have this opportunity to ask you this question. मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है. हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, हम बात कर रहे हैं बेटी पढ़ाने की. बेटी हमारी पढ़ जाती है, लिख जाती है, हमारे संस्कारों के हिसाब से शादी कर लेती है, परिवार बसा लेती है. परिवार बसाने के बाद हमें जो एक आशीर्वाद मिला है एक नई जिंदगी को इस पृथ्वी पे लाने का, हम माताएं बनते हैं. तो हम इस सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि माताएं बनने के बाद हम परिवार एवं हमारे काम के बीच में हम संतुलन बनाए रखने के लिए हम सरकार से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए, मैंने 25 बरस की उम्र में राजनीति में प्रवेश किया था और 25 बरस की उम्र में हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी. मां बाद में बनी और तब से लेकर आज तक ये प्रश्न मेरे मन में कभी नहीं उभरा कि मैं संतुलन कैसे बैठाऊं. संतुलन बैठाने के लिए दो चीजें समझ लीजिए. एक तो अच्छा समय प्रबंधन, परिवार का सहयोग जरूरी है, वो एक पूर्व शर्त है. अगर परिवार का सहयोग नहीं मिलता तो आप बिना कामकाजी होते हुए भी संतुलन नहीं बैठा सकते. परिवार का सहयोग बहुत जरूरी है. मैं बहुत सौभाग्यशालिनी हूँ, मुझे पति का सहयोग मिला, मुझे परिवार का सहयोग मिला और ऐसा परिवार मिला जिसने सहयोग पूरा दिया मगर हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं किया. पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि संतुलन बैठाने के लिए एक चीज का जरूर दिमाग में बात रखिए. लोगों को अपने ना पति को ना बच्चों को क्वांटिटी टाइम नहीं चाहिए कि आप कितनी देर घर में रहती हैं, उन्हें क्वालिटी टाइम चाहिए. कि जब आप घर में रहती हैं तो आप ये सोचिए कि पति को पत्नी चाहिए. मैंने हमेशा सोचा कि पति को सांसद या मंत्री नहीं चाहिए. जब मैं पति के पास हूँ तो पति को पत्नी चाहिए. और जब मैं बच्ची के पास हूँ, मेरी एक बेटी है, कि जब मैं बेटी के पास हूँ तो बेटी को माँ चाहिए, मंत्री नहीं चाहिए. तो आप 1 घंटा चाहे उनके साथ बैठें बच्चों के साथ, मगर माँ बनकर पूरा ध्यान उन तक रखें. पति के पास बैठे तो पूरा ध्यान उन तक रखें. जब ऑफिस में आए काम करने के लिए तो पूरा ध्यान ऑफिस में रखें. बटे हुए मन से आप कहीं श्रेष्ठता नहीं दिखा पाएंगी, ना परिवार में ना काम की जगह पर. लेकिन अगर आपने क्वालिटी टाइम बच्चे को भी दे दिया, क्वालिटी टाइम पति को भी दे दिया, परिवार को दे दिया, तो कभी परिवार से आपको ये शिकायत नहीं आएगी कि तू घर में नहीं रहती, तेरा तो काम हम लोगों को करना पड़ता है. और समय प्रबंधन अगर आप सही से कर लेंगी तो सारे काम आप घर के भी कर लेंगी, बाहर के भी कर लेंगी और केवल सहज यूं नहीं, बहुत श्रेष्ठता का प्रदर्शन परिवार और कारोबारी में दोनों जगह कर पाएंगी. ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, किताब में पढ़ी हुई बात नहीं समझा रही. इस प्रश्न के बाद तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं. सुमित्रा आर्या. सुमित्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. हेलो, आपने बोला कि सब सुविधाएं देते हैं परिवार को हम, फिर भी महिला को आगे आने के लिए परिवार साथ नहीं देता है, ऐसा क्यों? सब जरूरियातें पूरी करते हैं हम. आप जनरलाइज मत करिए ना. मैंने आपसे हाँ, जनरली ऐसा है. मैंने आपसे कहा आप जनरलाइज मत करिए कि परिवार साथ नहीं देता है. हाँ. हो सकता है आपका परिवार साथ न दे रहा हो, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि प्यार से समझाइए और ये बताइए कि अगर आप काम करने के लिए जाएंगी तो आमदनी दुगनी होगी, बच्चों को बेहतर स्कूल में अपन पढ़वा सकेंगे, ज़्यादा अच्छा लालन पालन कर पाएंगे. और मैं परिवार की उपेक्षा करके नहीं जा रही हूँ काम करने, मैं परिवार को और काम को दोनों को देखूंगी. कृपया मुझे सहयोग दीजिए. और मानव मन ही तो है, धीरे धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों. अरे हमने डोकलम में चीन को मनवा लिया, आप अपने पति की बात करो. थैंक यू. ओके, थैंक यू. और इसके बाद हमारे एक 2-वे लोकेशन की तरफ हम आगे बढ़ने वाले हैं. जैसे मैं और आप यहाँ पे बैठ के हमारे पास ये तक प्राप्त हुई है कि हम सीधा संवाद कर पाएं,
वैसे देर आर 32 मोर लोकेशंस जहां से यही तक प्राप्त हुई है। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपने सवाल भेजे हैं। अगला सवाल हम जामनगर से देखने वाले हैं। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट 2-वे लोकेशन, जामनगर। जामनगर से आयशा खंबात वाला हमारे साथ हैं। आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। मेरा इस विषय में वही कहना है जो आप कह रही हैं कि नेताओं को ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता। राहुल जी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और चर्चा उनके अध्यक्ष बनने की भी चल रही है। अगर वो हमसे ये पूछते कि आरएसएस में महिलाओं को अनुमति क्यों नहीं है, तो मैं निश्चित उन्हें जवाब देती और तर्कसंगत जवाब देती। लेकिन जिस अनुचित और अभद्र भाषा में उन्होंने ये सवाल पूछा है, मुझे लगता है ये अभद्र प्रश्न पात्रता ही नहीं रखता उत्तर देने की, इसलिए इस अभद्र प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देना चाहूँगी। पांचवा प्रश्न हमारे सेंट्रल लोकेशन से, यहाँ से ही कोई महिला पूछना चाहती हैं। आइए उस प्रश्न की ओर आगे बढ़ें। 5th क्वेश्चन, कैन वी हैंड ओवर द माइक? हेलो, नमस्ते सुषमा जी। मैं आयशा जावेद, एक अहमदाबाद से हूँ। आपका गुजरात में तहे दिल से स्वागत है। और आपके मंत्रालय में जो आपने काम किया है और यूएन में जो आपने स्पीच दी है कि हम प्रोफेसर पैदा करते, हम डॉक्टर पैदा करते, हम इंजीनियर पैदा, तो आप जैसी मंत्री की से मिलने से हम बहुत खुश नसीब है। और आगे एक बात है कि ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे को सोशल इश्यू करने में, आइडेंटिफाई करने में 70 साल क्यों लगा दिए? मिसेस जावेद, जो मैंने पाकिस्तान को आईना दिखाया, आपने उसकी तारीफ की है जी, उसके लिए शुक्रिया। जो आपने कहा इतने साल, शायद आप इन 70 सालों की बात कर रही हैं जी, जब से मुल्क आज़ाद हुआ। ये गिनती गलत होगी। अच्छा, ये 70 साल नहीं, इसे ख़त्म होने में 1300 साल लगे हैं। और आपने पूछा क्यों लग गए? क्यों इसलिए लग गए क्योंकि एक माइंडसेट है, और माइंडसेट जब वोट बैंक की राजनीति के साथ जुड़ जाता है तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उससे लड़ना। जी, और ये इस मुल्क की बदकिस्मती थी कि इसे वोट बैंक के साथ जोड़ दिया गया। हिंदू समाज में भी कुछ कुप्रथाएं थीं। सती प्रथा थी, बाल विवाह था, विधवा विवाह का ना होना था, लेकिन समाज सुधारक निकले। राजा राममोहन राय सती प्रथा के खिलाफ निकले जी, स्वामी दयानंद सरस्वती बाल विवाह के खिलाफ निकले, विधवा विवाह करवाए उन्होंने। स्त्रियों को पढ़ाई का हक नहीं था, ज्योतिबा फुले निकले, स्त्री शिक्षा का प्रसार किया उन्होंने। तो या तो आपके समाज में से समाज सुधारक निकालकर इसको खत्म कर सकते थे जी, लेकिन हुआ उल्टा कि वोट बैंक की राजनीति वालों ने उन्हें निकलने ही नहीं दिया, और उल्टे उन्हें ये कहा कि ये तुम्हारे शरिया का सवाल है, ये तुम्हारे पर्सनल लॉ का सवाल है, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता। और ये कह करके उन्होंने इसको बनाए रखा
पर चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत, कम से कम आज मुस्लिम बहनों को राहत मिली है, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू सुषमा जी। अगले सवाल के लिए फिर से हम एक 2-वे लोकेशन पे जाने वाले हैं, जहां पे लाइव हमारे साथ सीधा संवाद करने के लिए और लोग मौजूद हैं। वी आर गोइंग टू गोधरा फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन वी हैव द विजुअल्स प्लीज? आप अब सुषमा जी से अपना प्रश्न पूछ सकती हैं, हम आपको सुन सकते हैं। मेरे ख्याल से वो कहना चाहती हैं कि मैडम, आप अपना नाम एक और बार हमें बताना चाहेंगी? आपका नाम नहीं सुनाई दे रहा है। सिर्फ नाम, केवल नाम बता दीजिए। एन नहीं, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को समान अधिकार कब मिलेगा। मुझे आपका नाम नहीं समझ में आया है, इसलिए मैं आपको संबोधित नाम से नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। समान अधिकार कब मिलेगा? अभी मैंने मिसेस जावेद के सवाल में माइंडसेट का जिक्र किया था। ये भी एक माइंडसेट है, और जिसके लिए लड़ाई दंगल फिल्म से लेके चुनावी दंगल तक चल रही है। दंगल फिल्म का एक डायलॉग मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। जब वो गोल्ड मेडल जीतने की प्रतियोगिता में जाती है तो पिता से पूछती है, पापा मैं जीतूंगी ना, मुझे आशीर्वाद दो। तो एक बात कहते हैं उसके पिता, बेटा तू जरूर जीतेगी। ये सोचना कि तू उससे नहीं लड़ रही जो लड़की तेरे सामने खड़ी है, तू उन लाखों लोगों से लड़ रही है जो बेटियों को बेटों से कम आंकते हैं, तो तू जीतेगी। और ये माइंडसेट, इसके खिलाफ लड़ाई बहुत जोरों से चल रही है, और बहुत इसमें सफलता भी हमने प्राप्त की है, लेकिन बहुत सफलता प्राप्त करनी बाकी है। कैसे सफलता प्राप्त की है? आपको मालूम है कि कुछ क्षेत्र पुरुषों के एकाधिकार क्षेत्र थे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, सिविल पायलट, वर्जित था महिलाओं का जाना, लेकिन अपने योग्यता के बल पर संघर्ष करके उन्होंने भेदन कर दिया उस चक्रव्यूह का। आज महिलाएं हिमालय पे चढ़ रही हैं, अंतरिक्ष में उड़ रही हैं। माइंडसेट को बदला है उन्होंने। लेकिन हमसे पहले वाली पीढ़ी असमानता की जितनी शिकार थी उतनी हम नहीं। जितने हम शिकार हैं उतनी हमारे से आगे आने वाली पीढ़ी नहीं, क्योंकि जो लालन पालन, जो पोषण हम कर रहे हैं, जो संस्कार हम दे रहे हैं, वो इस तरह का माइंडसेट अपने बच्चों के साथ नहीं बरतेंगे। भेदभाव बेटे बेटी में नहीं करेंगे, और उससे अगली पीढ़ी उससे भी कम करेगी। और मुझे लगता है कि शायद उससे अगली पीढ़ी तक ये समान अधिकार वाला प्रश्न समाप्त हो जाएगा, क्योंकि माइंडसेट के खिलाफ बहुत तेजी से लड़ाई स्वयं महिलाएं लड़ रही हैं, और पुरुष समाज इसको समझ रहा है। अगले सवाल के लिए हम फिर से हमारे सेंट्रल लोकेशन पे वापस आए हैं। यहाँ से जागृति पटेल हमारे बीच में मौजूद हैं और वो अगला प्रश्न पूछना चाहती हैं। जागृति पटेल।
अनुदान नहीं ले सकते तो क्या प्रवासी भारतीय वोट नहीं दे सकते? डॉक्टर पटेल, अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न पूछा, मुझे एक मौका मिल रहा है आपको एक खुशखबरी देने का। नहीं ले सकते में आगे थे जोड़ दीजिए, नहीं ले सकते थे। थैंक यू मैडम, थैंक यू, लॉट्स ऑफ अब ले सकेंगे, और कैसे ले सकेंगे ये भी आपको बता दूं। ये विषय बहुत दिनों से लंबित चला आ रहा था, बहुत सरकारें इस पर विचार कर रही थी, लेकिन कोई प्रधानमंत्री ऐसा चाहिए था जो निर्णायक हो और साहसिक फैसले ले सके। तो आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने ये फैसला कैबिनेट से करवा दिया है कि एनआरआई वोट देगा। पहले उसको यहाँ आकर के वोट देना पड़ता था, अब उसको यहाँ आने की जहमत नहीं उठानी होगी। ये प्रॉक्सी वोटिंग होगी, वो आप में से किसी को ऑथराइज कर देगा कि आप मेरी ओर से वोट दे दीजिए, और वो ऑथराइजेशन लेटर लेकर आप रिटर्निंग ऑफिसर के पास जब अपना वोट डालने के लिए जाएंगे तो आप वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास, अगर उसी मतदान केंद्र में है तो, अगर दूसरे मतदान केंद्र में है तो आप दिखा देंगे कि ये ऑथराइजेशन लेटर आया है, मैं उनकी तरफ से वोट डाल रहा हूँ, वो उनके नाम पे टिक कर देगा और आप वोट डालाएंगे। थैंक यू मैडम। कहना चाहूंगी वो जो कहे उसी निशान पर वोट डालना, अपनी मर्जी से मत डाल देना। थैंक यू मैडम, थैंक यू, थैंक यू। ये निर्णय विश्वास पर किया गया है कि उसने आप पर ट्रस्ट किया और कहा कि मेरी तरफ से वोट वहां डाल देना। ये विश्वास के ऊपर दिया गया निर्णय है, उनके विश्वास को बरकरार रखिएगा। लेकिन एनआरआई को वोट देने का फैसला, उनको अधिकार का फैसला हम लोगों ने कर लिया है। बहुत जल्दी इसमें एक अमेंडमेंट होनी है एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो हम लोग संसद के द्वारा करवाएंगे। लेकिन कैबिनेट द्वारा ये फैसला किया जा चुका है कि एनआरआई को वोटिंग राइट दिया जाएगा। थैंक यू मैडम, बहुत आनंद का मैसेज दिया आपने। और इस खुशखबरी के बाद अब अगला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने और आपने यहाँ पे पोस्ट कार्ड में लिख के भेजे हैं, वैसे ही बहुत सारे माध्यम से आए हैं, जिसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, वेबसाइट और मिस्ड कॉल के माध्यम से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने ये सवाल भेजे हैं। वो इस वक्त सुन भी रहे हैं 32 लोकेशंस पे हमको। अगला प्रश्न जो है वो उस माध्यम से पूछा गया है जिस पे जवाब देने के लिए, हमारी उलझने तुरंत सुलझाने के लिए सुषमा जी जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन ट्विटर से पूछा गया है, आइए देखते हैं ये क्या सवाल है। ये प्रिया पंड्या का क्वेश्चन है, मैम जब देश भर में इतनी सारी दूसरी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, ऐसे में क्या हमें बुलेट ट्रेन पर इतना पैसा खर्च करना चाहिए और इससे हमारा क्या फायदा होगा? किसका सवाल है ये प्रिया पंड्या आपको पूछना चाहती है। प्रिया पंड्या, प्रिया जी, आपने सवाल को अन्य समस्याओं से जोड़ करके पूछा है, तो क्या मैं ये समझूं कि बुलेट ट्रेन नहीं आएगी तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, या मैं ये समझूं कि बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो समस्याओं का समाधान रुक जाएगा? मैं आपको कहना चाहती हूं कि देखिए, जमाने के साथ साथ देश को आगे बढ़ना होता है। मैं विदेश मंत्री हूं, इसके नाते बहुत साक्षी होकर के कह सकती हूं कि विकसित देशों में बुलेट ट्रेन का जाल बिछा पड़ा है। हमारे यहाँ तो ये पहली बुलेट ट्रेन होगी। और अगर आप इसको धन से जोड़कर कह रही हैं कि इस पैसे को हम खर्च कर सकते थे बाकी समस्याओं के समाधान के लिए, बुलेट ट्रेन में क्यों खर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर बहुत कम खर्चा अभी हो रहा है। इसके लिए जो जापान से हमें ऋण मिला है, कर्ज मिला है, उसका ब्याज अगर बताऊं तो आप हंस देंगी, 0.01%। कैसे बताऊं? 100 रुपए पर 1 पैसा, 100 रुपए पर 1 पैसा वार्षिक, 1 पैसा, 1 रुपया भी नहीं, 100 रुपए पर 1 पैसा वार्षिक, तो जिसे कहते हैं ना पीनट्स। तो अभी हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई बोझ बुलेट ट्रेन का नहीं आ रहा, लेकिन विकास की गति को तेज करने में इसका बहुत फायदा मिलेगा। खास तौर पे जो सेक्टर चुना गया है अहमदाबाद मुंबई का, वो व्यापार के लिए बहुत जाना जाता है गुजरात में। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, एक तो ना तो बुलेट ट्रेन के आने से समस्याओं का समाधान रुकेगा, और ना बुलेट ट्रेन के ना आने से समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
बहुत कोई बड़ा अर्थ बोझ हम पर आने वाला नहीं है, लेकिन बुलेट ट्रेन के आने से विकास की गति तेज होगी। अगला क्वेश्चन हमारे 2-वे लोकेशन सुरेंद्र नगर से है। इसके अलावा भी बहुत सारी महिलाएं जैसे मैं और आप, हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम सामने बैठकर देख पाएं। वैसे बहुत सारी महिलाएं इस वक्त लाइव हम सबको, मुझे, आपको प्रश्न पूछते हुए और निहारते हुए टीवी पे देख रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वन मोर 2-वे लोकेशन सुरेंद्र नगर। कैन वी हैव द विजुअल्स प्लीज? अर्चना जी, आपने उज्ज्वला योजना की बड़ाई की, धन्यवाद। आपने कहा कौन सी लेके ला रही हैं? हम तो ला चुके हैं। अभी मैंने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में केवल गुजरात की बात की। 1480 जो जन कल्याण की योजनाएं चल रही हैं गुजरात में, उसमें से 653 में महिला लक्षी हैं। और मैंने ये भी बताया कि 142 योजनाएं केवल और केवल महिलाओं के लिए हैं। तो जो पॉजिटिव योजनाओं की आप बात कर रही हैं, आप लाभ उठाइए उनका। 142 योजनाएं, 1-2 नहीं, 100 जमा 42, 8 कम 150, 142 योजनाएं गुजरात में शुद्ध रूप से केवल महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं। और 653 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें भी महिलाओं को लक्षित करके रखा हुआ है। आप उनका लाभ उठाइए। हम योजनाएं लाने की नहीं सोच रहे या लाएंगे नहीं, हम ला चुके हैं। आप उनको पढ़िए। विजय भाई, जरा ज्यादा प्रचार प्रसार करिए इनको, उन 142 योजनाओं का। जैसे कि मैंने कहा, मेरे आपके अलावा 1 लाख से भी लोग हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं फेसबुक लाइव के जरिए, और टीवी पे भी इस वक्त ये दिखाया जा रहा है हमारी और आपकी बातचीत, ये सारे मंतव्य जो अक्रॉस गुजरात 1 लाख से भी लेडीज पूछ रही हैं। अगला प्रश्न जो है वो सोशल मीडिया के जरिए पूछा गया है। फेसबुक से मैडम कोई आपसे अगला सवाल पूछना चाहता है। कैन वी हैव द विजुअल्स प्लीज? सेजल रावल ये पूछना चाहती है मैडम कि मैंने जेंडर बजट के बारे में काफी सुना है, लेकिन इसका हमारे लिए फायदा क्या है? मैं आपको बताना चाहूंगी जेंडर बजट का फायदा और जेंडर बजट क्या है। ये एक नई कल्पना है, क्योंकि जब बजट आता है, राज्यों में भी आता है, केंद्र में भी आता है, तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आती हैं। लेकिन अगर हम उसमें से ये निकालना चाहें कि शुद्ध रूप में महिलाओं पर कितना खर्चा हुआ, तो इसका कोई हिसाब नहीं दे पाता। तो उसमें से एक नई कल्पना निकली जेंडर बजटिंग की, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बड़ा साथ है गुजरात में, क्योंकि उन्होंने गुजरात में शुरू किया था। और गुजरात ऐसा राज्य है जहाँ 4 साल से जेंडर बजटिंग हो रही है। अब जेंडर बजट में ये कर दिया गया कि बजट बनाते समय वित्त मंत्री अलग अलग मंत्रालयों को महिलाओं से संबंधित योजनाओं की बजट राशि आवंटित कर दें, और ये कहें कि ये पैसा इस योजना के लिए केवल महिलाओं के लिए खर्च होना है। और बाद में एक एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है हर बार बजट की, तो उसमें उस मंत्रालय को लिखना होगा कि ये पैसा केवल महिलाओं की इस योजना के लिए आपने हमारे मंत्रालय को दिया था, और ये काम हमने इस तरह से पूरा कर दिया, इतना पैसा और लगा या इतना पैसा कम खर्च हुआ। तो जो कम खर्च हुआ उसकी तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही हो जाएगी। तो जेंडर बजटिंग जब से आई है, केंद्र में भी जेंडर बजटिंग आई है, गुजरात में 4था साल है जेंडर बजटिंग के लिए। तो जेंडर बजटिंग महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, जहां पहले ही बजट में महिलाओं से संबंधित राशि आवंटित कर दी जाती है और बाद में उसका हिसाब भी लिया जाता है। तो अभी विजय जी ने भी आवंटित की है लगभग 3,500 करोड़, 3,600 करोड़ के करीब।
नहीं, ये 142 योजनाओं के लिए तो 3,500 की है। हाँ, वो कह रहे हैं बजट में 56,000 करोड़, मैंने उनको ठीक किया, नहीं केवल उसका बताओ जो जेंडर बजटिंग है। तो जेंडर बजटिंग में जैसे मैंने अभी कहा था 142 योजनाएं जो शुद्ध रूप में महिलाओं के लिए रखी गई हैं, 3,500 करोड़ से ज़्यादा, लगभग 3,660 करोड़ रुपया उसमें रखा गया है गुजरात के बजट में। पर वो जो 653 योजनाएं हैं उनमें भी है, पर जेंडर बजटिंग का मतलब है शुद्ध रूप से जो महिलाओं के लिए योजना बनी है उसकी राशि पहले ही आवंटित कर दो और बाद में जवाबदेही लो मंत्रालय से कि वो राशि उसी मद पर खर्च की गई कि नहीं की गई। इसे जेंडर बजटिंग कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम इस जवाब के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया के अलावा हमारे पास एक और ऐसा भी प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए कोई भी हम तक पहुंच सकता था। एनीबडी विद अ स्मॉल फोन, मिस्ड कॉल के जरिए भी आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते थे। जो अगला सवाल है उसका ऑडियो हमारे पास है, ये इसी तरह से हमारे पास आया है। कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? मैम, मेरा नाम रश्मि है, मैं सूरत से हूँ और मैं हाउसवाइफ हूँ। मैम, मेरा सवाल है कि कुछ साल पहले आपकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने इराक से काफ़ी नर्सों को युद्ध के बीच में से सुरक्षित निकाला। मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसे नाजुक पलों में आप क्या सोच रही थी? मैंने सोचा आप पूछेंगी कि आपने कैसे निकाला या बधाई देंगी मुझे। आप कह रही मैं क्या सोच रही थी? मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि मुझे उन्हें निकालना है और मैं ये सोच रही थी कैसे ना कैसे निकालना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मुझे ये पता चला कि वो फलां अस्पताल में है, क्योंकि जगह का पता चल गया था मुझे कि फलां अस्पताल में है, तो पूरा प्रबंध करके मैंने वहाँ जब बस भेजी तो बस में चढ़ने से लेकर और जहाँ हम उन्हें बुला रहे थे एयरविल, वहाँ तक उस बस की पल पल की निगरानी मैंने स्वयं ऑफिस में बैठकर की। मुझे वहाँ से फोन आया, बस में सवार हो गई हैं। मैंने कहा सारी गिन लो, पूरी की पूरी 39 हैं, कोई और ना बैठा दी गई हो, पूरी 39 हैं। कहा जी पूरी 39 हैं। उसके बाद कब वो बस दाएं मुड़ी, कब वो बस बाएं मुड़ी, कहाँ वो बस रुकी, कब वो बस वापस चली, ये लगातार ऑफिस में बैठकर मैंने निगरानी की। और कब वो बस वहाँ पहुँच जाएगी एयरबिल, उस हिसाब से यहाँ अपने जहाज को तैयार करके रखा कि ताकि वो जहाज तुरंत पहुँचे और उन नर्सों को लेकर के आ जाए। और मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपने तो इराक की नर्सों के बारे में पूछा, जब आपने इराक का, मुझे लगा आप ये पूछेंगी कि मैंने कैसे निकाला क्या। लेकिन मैं आपको बताऊँ, केवल हमने नर्सें नहीं निकाली, क्योंकि नर्सों का उस समय प्रचार प्रसार बहुत हुआ, इसलिए आप लोग को वो याद है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगी कि पिछले 3 वर्षों में विदेशों में फंसे हुए 88,302 भारतीयों को मैं वापस लेकर आई। 88,302 स्ट्रैंडेड लोग, फंसे हुए लोग, 88,302। और निकालते समय ना जात देखी, ना धर्म देखा, ना भाषा देखी, ना प्रदेश देखा। क्या देखा? इंडियन पासपोर्ट। भारत का नागरिक होना चाहिए बस। अगर हाथ में इंडियन पासपोर्ट है तो आपको वापस लाना ही है। एक समय था कि अपने फंसे हुए भारतीयों के, अपने फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए 2 देशों का नाम आता था, एक अमेरिका का और एक इजराइल का। लेकिन मैं आपका मन खुश कर दूं कि यमन से जब हम लोग निकाल रहे थे तो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस जैसे 48 देशों ने हमसे अनुरोध किया कि आप हमारे लोग भी निकाल लाओ। हम नहीं निकाल पा रहे, केवल भारत निकाल पा रहा। और हम क्यों निकाल पा रहे थे ये भी बता दूं। हम केवल इस कारण से यमन से निकाल पा रहे थे क्योंकि सऊदी अरब की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सऊदी नरेश से इतने व्यक्तिगत संबंध बना लिए, घनिष्ठ संबंध बना लिए कि मैंने उनसे कहा, बेंगलोर में राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही थी, कि प्रधानमंत्री जी एक बार सऊदी नरेश से बात कर लीजिए और ये कह दीजिए कि वो कुछ दिन के लिए गोलाबारी रोक दें ताकि मैं भारतीयों को निकाल लाऊं। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत उनसे बात की तो उन्होंने कहा देखो रोज तो हम 7 दिन तो गोलाबारी नहीं रोक सकते क्योंकि लड़ाई चल रही है, हम रोज 9 से 11 तक रोक देंगे।
आप अपने विदेश मंत्री को कहिए उस 2 घंटे में जितने निकाल सकती है निकाल लें। अब ये जो व्यक्तिगत संबंध वो बना के आते हैं विदेश यात्राओं में, देश और देश के बीच का संबंध औपचारिक होता है, लेकिन ये अनौपचारिक संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध, ये उस कारण से सऊदी अरब ने गोलाबारी रोकी, यमनी लोगों ने हवाई अड्डा खोला तो हम लोग निकाल कर लाए, और 48 देशों के 1947 लोगों को भी निकाल कर लाए और 4,500 भारतीयों को भी वहां से निकाल कर लाए, लेकिन कुल 88,302 लोगों को हम अब तक निकाल के ला चुके हैं। और मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये जो प्रश्न पूछा गया वो तो एक युद्ध जैसी परिस्थिति उसके बारे में था, लेकिन आप अगर ट्विटर पे जाके पढ़ेंगी तो ऐसी कितनी और कहानियां जो आप शायद गिन भी नहीं पाएंगी। उतना प्रवासी भारतीयों का विश्वास है कि आप अब देश के किसी भी कोने में हो, आपको पता है विश्व के किसी भी कोने में हो, ऐसी कोई भी मुसीबत आएगी तो आपकी आवाज जरूर उन तक पहुंचेगी। मैं अब तक शायद यहीं बैठी हूँ, मुझे अभी मिलने आई थी, कह रही थी यहाँ जा रही हूँ, रूपरेलिया अगर बैठी हो तो उनके भाई का अपहरण कर लिया गया था नाइजीरिया में, तो वहां से उनको जब मैं निकाल के लाई, अब वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। जब भी किसी का अपहरण होता है तो वो उस व्यक्ति को फोन करके कहती हैं कि आप भरोसा रखिए, मेरे भाई को जैसे निकाल के लाई हैं आपको भी निकाल के लाएंगे। तो यहाँ शायद बैठी हूँ, रूपरेलिया है क्या, हमारे बीच में मौजूद है क्या? अच्छा। और मैं ही आपको बता सकती हूँ, मैं जितनी भी बार विदेश गई हूँ, हम इमिग्रेशन की लाइन में खड़े होते हैं और कोई अगर रिमोटली भी किसी भी प्रॉब्लम की बात करता है तो कोई जरूर बोलेगा अगर आपको ऐसा लग रहा है तो सुषमा जी को ट्वीट कर दीजिए, जरूर जवाब आएगा। एंड विद दैट कॉन्फिडेंस आई थिंक एवरी सिंगल इंडियन जो देश के बाहर जा रहा है वो वहां पे लाइन में खड़ा रहता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेंट्रल लोकेशन से है, बहुत सारे लोग उत्सुक हैं, जो पूछना चाहती हैं मैडम, उनका नाम है शशि बजारी। हमारे साथ कहाँ पे हैं शशि जी, उनको माइक दिया जाए। कैन वी प्लीज हैव हर रेज अ हैंड। आप अपना हाथ ऊपर करेंगे जहां पे भी है शशि बजारी। आप शशि जी हैं यहाँ पे? हाँ जी। नमस्ते मैम, माय नेम इज शशि बजारी एंड मैं 40 साल से गुजरात में बसी हुई हूँ, पूना से आई हूँ। मैं बिजनेस कर रही हूँ और बिजनेस में भी फाइनेंस साइड देखती हूँ। मुझे गुजरात की महिलाओं में जो उत्सुकता और जो मेहनत दिखती है वो शायद दूसरी जगह कम है। यहाँ की लेडीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, घर तो बहुत अच्छा रखती है, लेकिन बाहर भी जो काम करती है इट इज़ रियली अमेजिंग। अब देखिए, आप पापड़ बेलते बेलते लिज्जत उद्योग खड़ा कर दिया, तो यहाँ की महिलाएं जुड़कर बहुत से ऐसे उद्योग खड़ा कर सकती है और करना भी चाहती है। स्मॉल एंटरप्राइजेज में उनका बहुत रस रहता है, लेकिन फाइनेंस, सहयोग, काफ़ी कुछ के लिए पीछे हटना पड़ता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इन महिलाओं को गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहायता मिल सकती है और वो कैसे आगे बढ़े ताकि हर स्टेप पे उनको सहायता मिलते हुए देश में प्रगति हो। शशि जी, गुजरात की उद्यमी महिलाओं के लिए जो मैंने बड़ाई की थी, अच्छा हुआ आपने उसकी पुष्टि कर दी, क्योंकि मैंने सुना था, आपने स्वयं देखा है जो काम आप कर रही हैं और फिनांस में काम कर रही हैं, और मैं आपको भी बधाई देती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा है, मुझे लगता है उसका जवाब मैं पहले दे चुकी हूँ मुद्रा योजना के बारे में वर्णन करते हुए। मुद्रा योजना स्कीम ही है फंडिंग फॉर द अनफंडेड। उसके ऊपर लिखा है कि जिसे कभी बैंक से ऋण नहीं मिला उसको ऋण दिया जाएगा और बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के दिया जाएगा, और उसके 3 खंड हैं। अगर 50,000 से नीचे तक का लोन चाहिए तो शिशु में जाइए, 50,000 से 5 लाख तक का चाहिए तो किशोर में चाहिए, 5 लाख से 10 लाख तक का चाहिए तो तरुण में जाइए। ये तीनों
यानी 50,000 से कम से लेकर 10 लाख तक का लोन बैंक आपको देगा। तो जो आपने लिज्जत की बात की, एक लिज्जत नहीं, ऐसे 10 लिज्जत आप खड़े कर सकती हैं, क्योंकि उद्यमी महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर भी ले सकती हैं और इंडिविजुअल को भी मिलता है, व्यक्ति को भी मिलता है। तो मुझे लगता है क्योंकि आपने स्वयं ने इतना काम इसमें किया है, आप इनकी प्रेरणा के साथ साथ इनकी मार्गदर्शिका भी बनिए और आप इनको बताइए। और मुद्रा लोन के लिए इनको बैंक का फॉर्म कैसे भरना है, ये उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। और बिल्कुल सरकार तैयार है, मैंने आपको आंकड़ा दिया, 4 लाख करोड़ लगभग 3,96,000 करोड़ पैसा ऑलरेडी मुद्रा में बटा है और उसमें से 76% महिलाएं ही लाभार्थी हैं। मैं चाहूंगी अगर विजय जी के पास फिगर हो कि उसमें से कितनी गुजरात की महिलाओं को मिला है तो और भी ज़्यादा पुष्टि हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मुद्रा का लाभ गुजरात की महिलाओं ने ना उठाया हो, क्योंकि जो उद्यमी महिला होगी वही लोन लेने जाएगी और गुजरात के हर घर में उद्यमी महिला बैठी है। तो मुद्रा योजना के लोन से वो अपना कारोबार खड़ा कर सकती हैं, अकेले भी, पार्टनरशिप में भी या स्वयं सहायता समूह बना के भी। सरकार ने ये योजना वास्तव में प्रारंभ ही महिलाओं को लक्षित करके की है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया शशि जी आपका क्वेश्चन के लिए। फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू अनदर 2-way लोकेशन। पालनपुर बनासकांठा से आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। कैन वी हैव द विजुअल्स प्लीज? ये पूछना चाहती हैं डेयरी उद्योग के बारे में कि जैसे जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ अमूल की वजह से जैसे बढ़ावा मिला है, वैसी कोई योजनाएं जो महिलाएं डेयरी उद्योग में आगे बढ़ना चाहती हैं उस योजनाओं को आकार मिले, ऐसा कुछ प्रायोजन है क्या? सबसे पहले तो मैं गुजरात के अमूल को बधाई दूंगी। अब उनका ऐड आ रहा है, अमूल दूध पीता है इंडिया, और ये अमूल के विस्तार की कहानी है। एक समय होता होगा जब कहते होंगे अमूल दूध पीता है आनंद, फिर आया होगा अमूल दूध पीता है गुजरात, और अब आ गई है ऐड अमूल दूध पीता है इंडिया। विदेश मंत्री के नाते मैं शुभकामना देती हूँ कि एक दिन आए कि मैं कहूँ अमूल दूध पीता है एशिया। जहाँ तक डेयरी उद्योग का सवाल है, मुझे गुजरात के दुग्ध उत्पादन की काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि मैं अपने यहाँ मध्य प्रदेश में विदिशा में दुग्ध उत्पादन का एक प्लांट लगाना चाहती थी। तो मैंने अमूल के लोगों से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ दुग्ध उत्पादन दिन रात बढ़ रहा है और शायद 22 लाख लीटर हर दिन बढ़ रहा है। पर फिर मैंने पता किया कि ये जो बढ़ता है तो क्या ये अमूल में ही आगे चला जाता है? तो उन लोगों ने बताया कि नहीं, वहाँ और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी हैं, और यहाँ तक मुझे बताया कि जो 95-96 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी उसका 1.5 गुना अब सोसाइटीज़ हो गई हैं। और सबसे बड़ा मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने ये बताया कि जो अब सरकार है, ये सरकार एक नई योजना लेकर आई है दूध घर बनाने की, दूध घर। और वो दूध घर की योजना में केवल महिला संचालित जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन्हीं को दूध घर के लिए 250 वर्ग मीटर की ज़मीन 1 रुपये के उस पे टोकन मूल्य पर 15 बरस के लिए दी जाएगी। ये जो उन्होंने मुझे बताया, जिनसे मैं चाहती थी प्लांट लगाए, इसकी पुष्टि तो विजय भाई करेंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई ये सुन करके। उन्होंने बताया कि हम आपके यहाँ तो सांची जो लगा हुआ उसी को आगे बढ़ाने की बात कर देते हैं, अमूल वाले यहाँ क्यों आए, अमूल वालों के लिए कोऑपरेटिव्स और बहुत लग गई। तब मैंने कहा कि आप यहाँ नहीं आना चाहते तो कौन सी कोऑपरेटिव्स लग गई? तो उन्होंने बताया कि 1.5 गुना कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की संख्या हो गई है, और जो केवल महिलाओं द्वारा चलाई जा रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनके लिए गुजरात सरकार 250 वर्ग मीटर की ज़मीन
1 रुपया के टोकन मूल्य पर 15 बरस के लिए दे रही है, दूध घर बनाने के लिए। पुष्टि आप कर सकते हैं, सच है? नहीं, दूध घर ये कब है? कोऑपरेटिव के लिए, कोऑपरेटिव। वो कह रहे जमीन भी देंगे, मकान बनाने को पैसा भी देंगे उसको। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हुए आप में से भी बहुत सारे ऐसे उत्सुक चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द सेंट्रल लोकेशन। वी हैव लिपि कंधार, लिपि कंधार यहाँ पे ऑडियंस में हमारे साथ हैं। अगला क्वेश्चन पूछेंगी लिपि। नमस्ते मैम, मेरा नाम लिपि खंदार है। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, अपना बिजनेस चलाती हूँ यहाँ पे। आप एक्चुअली मेरे लिए और इस देश की सभी महिलाओं के लिए एक आदर्श प्रेरणा है। तो आपकी रुचि राजनीति में कैसे हुई, और जो महिलाएं अपना राजनीति सफ़र शुरू करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं राजनीति में जेपी आंदोलन के माध्यम से आई। आपको मालूम है कि जयप्रकाश नारायण जी ने एक नवनिर्माण आंदोलन शुरू किया था, उसके लिए एक छात्र वाहिनी बनाई थी। उसमें जितने भी छात्र संगठन थे उनका आह्वान करके उन्होंने छात्र वाहिनी बनाई थी। मैं उस समय एबीवी काम करती थी, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य होते हुए मैं छात्र वाहिनी की सदस्य बनी। उसके बाद इमरजेंसी लग गई, तो फिर इमरजेंसी के खिलाफ बहुत लड़ी, और इमरजेंसी के बाद जब चुनाव की घोषणा हुई तो जनता पार्टी बन गई। सभी पार्टियां उन्होंने विलय कर लिया जनता पार्टी का, तो मैं जनता पार्टी की सदस्य बनी सबसे पहले। उस समय जो लोकसभा का चुनाव प्रचार हो रहा था उसमें मैंने बहुत प्रमुखता से भाग लिया, और उसके बाद विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, तो विधानसभाओं के चुनाव हुए। तो स्वयं जयप्रकाश जी ने मुझे चुनाव के लिए चुना और कहा कि इतना प्रचार औरों के लिए कर रही थी, खुद चुनाव लड़। तो मैंने कहा जी मैं तो 25 साल की हूँ। तो उन्होंने कहा एलिजिबल एज है ना, एलिजिबल एज है तो लड़। तो मैं सबसे छोटी उम्र की विधायक बनी, चुनाव लड़ा मैंने अंबाला से, और उसी समय कैबिनेट मंत्री भी बनी। और ये आज तक का रिकॉर्ड है कि मैं 25 बरस की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री हूँ, जब तक कि कोई ये उम्र ही ना घटा दे कि 25 की जगह 21 बरस में चुनाव होने लगे तो शायद कोई ये रिकॉर्ड तोड़ दे। जहाँ तक समझाने की बात है, मैंने अभी जो बात एक बहन से कही थी कि सबसे पहले परिवार का सहयोग लेना होता है राजनीति में आने के लिए, लेकिन राजनीति में आते हुए भी घर की उपेक्षा किए बिना राजनीति की जा सकती है। मैं इसका एकदम साक्षात उदाहरण सामने बैठी हूँ। मेरी एक बेटी है जो राजनीति में आने के बाद जन्मी, लेकिन उसके लिए समय मैंने बिल्कुल अलग रख रखा था। जैसे हर दिन में 1 घंटे के बाद, मतलब वो स्कूल से आती तो मैं उसको मिलती, जब मैं स्कूल सुबह भेजती तो मैं स्वयं उसको तैयार करके भेजती, लेकिन शुक्रवार की शाम पूरी तरह से उसे समर्पित थी। और अपने कार्यकर्ताओं को मैंने कह रखा था कि 7 दिन में से 6.5 दिन आपके, आधा दिन उसका। तो हमें एक अच्छा समय प्रबंधन करके हम राजनीति और परिवार में संतुलन भी बैठा सकते हैं। लेकिन राजनीति में आने वाली महिलाओं को मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अगर राजनीति में सत्ता मिले तो उसे केवल जन सेवा का माध्यम करके उपयोग करना, कभी भी उसे अपने परिवार के लिए मत उपयोग करना। आज जब मैं 2-4 लोगों को सुबह से शाम निकाल लेती हूँ तो रात को एक आत्मसंतोष के भाव से नींद आती है कि ईश्वर तूने अगर ये हैसियत दी तो इस हैसियत से कम कुछ लोगों का कल्याण तो कर पा रही हूँ, जो परदेश में फंसे लोग हैं उनको ला पा रही हूँ। तो मेरा एक ही उनको संदेश होगा, एक तो आत्मविश्वास से राजनीति में आओ। मैं ये काम कर नहीं सकती, इसको शब्दकोश से हटा दो, आप हर कुछ कर सकती हैं। और एक बार अगर आपने पुरुष के सामने ये साबित कर दिया कि आप वाकई बहुत योग्य महिला हैं, तो फिर स्काई इज द लिमिट। आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आगे आगे बढ़ती जाएंगे। थैंक यू मैम। क्या मैं क्वेश्चन एक पूछ सकती हूँ? अगला क्वेश्चन मैम,
अगले क्वेश्चन के लिए हम एक और लोकेशन की तरफ जाने वाले हैं. एज आई टोल्ड यू, वी आर राइट नाउ कनेक्टेड टू 32 मोर लोकेशंस जो ये लाइव देख रहे हैं, टीवी और फेसबुक लाइव के जरिए हमें देख रहे हैं, उनके अलावा भी. तो अगला क्वेश्चन बड़ौदा से आपको कोई पूछना चाहता है. मैडम, कैन वी हैव द विजुअल्स प्लीज? यस, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन. मेरे लिए ही नहीं, सबका साथ सबका विकास का अर्थ ही ये है कि मैं सबको साथ लूंगा और सबका विकास करूंगा. और यही मोदी जी ने करके दिखाया, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से निकला हुआ मूल मंत्र है. हम क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, ये हमारा मूल मंत्र है. तो सब सुखी कैसे होंगे अगर आधों का विकास नहीं होगा और केवल आधों का विकास होगा? अगर एक व्यक्ति भूखा सोता है, एक व्यक्ति बिना मकान के है, जो उसकी बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरा नहीं होता, तो हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः कैसे पूरा होगा? और पहले राजा होते थे, आज शासक होते हैं, आपके द्वारा चुने हुए, जो स्वयं को राजा नहीं कहते, सेवक कहते हैं. आप सेवक चुनते हैं. आपको याद होगा, लाल किले से जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहला भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था, मैं लाल किले से आपका प्रधान सेवक बोल रहा हूं. तो अगर सेवक सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, सभी सुखी हों, तो उसे सबका विकास करना होगा. और सबका विकास करना है तो सबका साथ लेना होगा. तो मेरे लिए ही नहीं, ये इंडियन इथॉस से निकला हुआ एक मूल मंत्र है, भारतीय संस्कृति का मूलाधार है कि अगर सबको सुखी करना है, सबको सुखी होना है, तो आपको सबका साथ भी लेना होगा और सबका विकास भी करना होगा. और इसीलिए जो बात उन्होंने गुजरात में कही, वो बात उन्होंने देश में कही. और मैं आपको कह सकती हूँ, अब सारे पड़ोसी देशों में प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, कि भारत की प्रगति से मेरे सभी पड़ोसियों का विकास हो, ये इसका अर्थ है. यहाँ तक वो इसको विस्तार करके ले गए. अगले क्वेश्चन के लिए हम फिर से उस माध्यम से प्रश्न लेने वाले हैं जहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. एज आई टोल्ड यू, पीपल गेव मिस्ड कॉल्स, बहुत सारे मिस्ड कॉल्स आए हैं, उनमें से कुछ ऑडियो हमने निकाले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी प्लेड फॉर अस नाउ. उसी में से एक प्रश्न. બેન છે, હું એક ગરીબ પરિવારમાંથી આવું છું. હું રાજકોટથી આવું છું અને હું ઘરકામ કરું છું. બેન, મારો આજનો સવાલ છે, આજના સમયમાં ઘર બનાવવાનું ખૂબ જ અઘરું કામ છે. પોતાના ઘરનું સ્વપ્ન પૂરું કરવા સરકાર તરફથી શું મદદ મળી શકે છે? ये अपनी आर्थिक परिस्थिति के बारे में बता रही थी कि हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है और खुद का घर बनाना इस समय में महंगा हो गया है. तो उसके बारे में, खुद के घर के सपने को पूरा करने के लिए आप क्या मदद कर सकती हैं? देखिए, गुजरात सरकार भी और केंद्र सरकार भी गरीबों को समर्पित सरकार है. और आपने जिस घर की बात की है, ठीक है, घर बनाना महंगा है, लेकिन आपके महंगे घर को बनाना बहुत आसान कर दिया गया है 2 योजनाओं के द्वारा. एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, और उसमें गुजरात सरकार ने अपना नया भागीदारी की है. जैसे मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है 2022 तक सबका मकान. आप सोच सकते हैं कितना बड़ा लक्ष्य है ये. जिस देश में 125 करोड़ लोग रहते हों और गरीबी की रेखा से नीचे भी करोड़ों लोग रहते हों, वहाँ ये लक्ष्य रख लेना कि 2022 तक सबका अपना मकान होगा, ये सरकार ने जिम्मेदारी ली है. और मैं गुजरात के लिए कहना चाहती हूँ, 75,000 रुपये जो पहले गांव में मकान बनाने के लिए गरीब को दिए जाते थे, उस राशि को बढ़ाकर गुजरात सरकार ने 1,20,000 कर दिया. शहर में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रही है, 1,50,000 रुपये दिए जाते हैं. आपको मालूम है उसमें 2 लाख रुपए गुजरात सरकार अपनी ओर से डाल रही है. और हमारे यहाँ जो बीजेपी की सरकारें हैं वो अपनी अपनी तरह से ऐसा कर रही हैं. कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर के मिले, वो बता रहे थे
कि प्रधानमंत्री आवास योजना कितना ज़्यादा बड़ी बन रही है। गुजरात में तो मैं आंकड़े देख रही थी, सबके तुलना में 2.5 लाख मकान बने, 2.5 लाख मकान। और ये जो 1.5 लाख रुपया देती है सरकार, केंद्र सरकार, उसमें 2 लाख रुपया गुजरात सरकार अपनी ओर से दे रही है। आप अर्जी डालिए, उसमें आपका मकान सरकार की तरफ से बना करके दिया जाएगा। जितना पैसा ये आपको थोड़ा सा अपनी ओर से खर्च करना पड़ेगा, वरना अगर शहर में आपका मकान है तो 1.5 लाख केंद्र से आएगा, 2 लाख विजय भाई देंगे, गुजरात सरकार देगी। और गांव में है तो जो 75,000 की राशि थी वो 1,20,000 के तौर पे आपको मिलेगी। 40-40 हज़ार की 3 किश्तें आपको मिलेंगी। ये योजना सरकार चला रही है, आप जैसे गरीबों के लिए ही चला रही है। आप इसका लाभ उठाइए। और अगला क्वेश्चन, उसके लिए हम एक और लोकेशन पे जाने वाले हैं। आउट ऑफ द 32 लोकेशंस जहां पे लाखों लोग सुन रहे हैं, नवसारी से अगला प्रश्न कोई पूछना चाहता है। कैन वी कनेक्ट टू नवसारी प्लीज? वी कांट हियर द क्वेश्चन प्रॉपरली। हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। आप अपना प्रश्न एक और बार हमारे लिए दोहराएंगी? તમારો અવાજ નથી સંભળાતો। ये शिल्प कला से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाहती हैं कि शिल्प कला से जुड़े हुए हैं उनको व्यवसाय में मदद करने के लिए। मैं आपका प्रश्न सही समझी हूं, आई होप। ये पूछ रही होगी कि हम शिल्प कला कर रहे हैं, क्या हमें कोई बेचने के लिए कोई मदद हमें मिलेगी क्या उनको? और ये ऐसा मुझे ऐसा लगा, वणिक वो गुजराती जितनी मैं समझ पा रही हूँ कि शिल्प कला से जुड़ा हुआ इनका व्यवसाय है, तो उनको बाजारों तक पहुंचाने के लिए वो ज्यादा, आई थिंक दैट्स व्हाट शी मेंट। देखिए, वैसे तो भारत सरकार की कई योजनाएं हैं जिनके माध्यम से माल खरीदते हैं हम लोग शिल्पकारों से। क्राफ्ट्स बाजार भी लगाते हैं, मेले भी लगाते हैं, उसमें भी इनको मदद मिलते हैं। लेकिन एक योजना जिसका मैं आपको जिक्र करना चाहूँगी वो है ई महिला हाट, ई हाट, और वो केवल महिलाओं के लिए है। उसमें वो ऑनलाइन जुड़ जाती हैं और पूरे का पूरा सामान उनका ई हाट से घर में बैठे बैठे बिकता है। और ये ज़्यादातर क्राफ्ट का ही सामान है, जो शिल्पकार कह रही हैं ना, उन्हीं का सामान है। तो मुझे लगता है कि शायद 20,000 से ज़्यादा महिलाएं इसमें ऑलरेडी जुड़ गई हैं और लाखों का व्यापार इसमें हो रहा है। तो ज़रूर हम इनको बता देंगे कि वो ई हाट के माध्यम से अपने आप को रजिस्टर कर दें। उसमें रजिस्टर होना पड़ता है, रजिस्टर कर दें तो उसके बाद पूरा माल ये जितना बनाएंगी वो सरकार उसके माध्यम से खरीद लेगी और फिर आगे उसको बेचेगी। इन्हें किसी तरह की कोई कठिनाई उसमें होनी होगी। तो महिला ई हाट करके एक WCD की योजना है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, महिला ई हाट। जो भी शिल्पकार बहनें हैं वो अपने आप को अगर उसमें रजिस्टर करा लेती हैं तो उनका माल जो वो बनाएंगी वो सरकार उठा लेगी और बेचने के झंझट से आप मुक्त हो जाएंगी, सरकार उसको बेचेगी। और काफ़ी अच्छे से ये योजना चल रही है, देश में बहुत महिलाएं इससे जुड़ी हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। इसी के साथ आज यहाँ पे आप लोगों में से जितनों ने भी प्रश्न पूछे हैं, जिन्होंने शांति से हमारी बात सुनी है, जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 32 लोकेशन से 1 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हैं। अब हम सब महिलाओं की तरफ से मैं विनती करना चाहूँगी हमारे मैडम को कि प्लीज़ स्टेज पे आएँ और सारे डिग्निटरीज का अभिवादन करें।
मैं इतना ज़रूर कह दूं कि ये कार्यक्रम में मैं पिछले 2 घंटे से जुड़ी थी और मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि इतने विविध प्रश्न आएंगे ये मैंने सोचा नहीं था। इतने विविधता से भरे हुए प्रश्न आए हैं और मुझे भी उत्तर देके बहुत आनंद आया। आपको संतोष हुआ होगा, ऐसी उम्मीद करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई वुड रिक्वेस्ट ज्योति मैम टू प्लीज कम फॉरवर्ड, आगे आए और हमारे सारे मेहमानों का अभिवादन करें। थैंक यू सो मच। आप सबने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ अस, प्लीज 2 मिनट के लिए आप जहां पे भी है अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हम नेशनल एंथम बजा के इस प्रोग्राम को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। आप जहां पे भी हैं प्लीज अपनी कुर्सी पे खड़े हो जाएं और 2 मिनट के लिए अपनी जगह पे बने रहें।